प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं हिंदी कोर्स अ की सहायक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का आज ये 9वां और अंतिम अध्याय, जिसका पहला टॉपिक हमारे सामने है। दो पृष्ठभूमियाँ, भारतीय और अंग्रेजी। बच्चों, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे भारत की खोज पाठ्य पुस्तक, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित, जिसमें अहमदनगर के किले में जो भी हम लोगों ने जस्ट समाप्त किया, जो पाठ तनाव, उसमें देखते हैं तो जो अहमदनगर के किले में नेहरू जी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने के में जो प्रमुख लोग थे उनमें से नेहरू जी एक थे। तो जितने सारे बड़े नेता थे, अंग्रेजों ने तत्काल उनकी गिरफ्तारी की और उनको अलग अलग जगहों पे बंद कर दिया। तो नेहरू जी उसी क्रम में अहमदनगर के किले में पहुंचते हैं। तो जो क्या परिस्थितियां वहाँ उत्पन्न होती हैं, वो पहले बागबानी करना चाहते हैं, फिर कुछ खुदाई करना चाहते हैं और बाद में उनको लगता है कि नहीं, उनको कुछ लिखना चाहिए। और तमाम उनको लोग वहाँ पे मिलते हैं जो उसमें उनकी मदद करते हैं। और उनको मन में आता है कि नहीं, यही सबसे अच्छा काम है कि हम अपने अतीत के बारे में, अपने उस गौरवशाली अतीत के बारे में लिखें। तो उस अतीत के क्रम में वो लिखते लिखते अपने वर्तमान के समय में चले आते हैं। और इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन के बाद किस प्रकार से भारत अपने आज़ादी के एकदम मुहाने पर पहुंच जाता है, तो वो जो घटनाक्रम एकदम लास्ट मोमेंट का है, मतलब 1942 और 1942 के बाद और भारत के आज़ादी के पहले का जो समय है, वो इस पाठ का हिस्सा है कि किस प्रकार से घटनाक्रम बदलते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, वो नेहरू जी इसमें बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम पहला टॉपिक। भारत में अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ वो आकस्मिक नहीं था। पहली ही लाइन आप देखिए, यानी कि ये इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही बन रही थी। वह पहले से जो कुछ होता आ रहा था उसकी चरम परिणति थी, यानी अंग्रेजों का अत्याचार अनाचार जो अपने बढ़ रहा था लगातार, और जनता के मन में उसी के साथ साथ जो आक्रोश बढ़ रहा था उसकी एक चरम परिणति। यानी कोई चीज़ होता है ना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इस चीज़ को इतना गर्म करेंगे तब तक तो रहेगा नहीं, तो उसके बाद अगर आपने गर्म करना नहीं रोका तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो वो हर एक आदमी की, कहते हैं ना, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। तो भारत के देश के लोग जो है वो बहुत ही सहनशील हैं। अंग्रेजों का इतना अत्याचार अनाचार आप देखते हैं, आज दुनिया के तमाम देशों में जनता सड़कों पे आ जाती है तख्ता पलट करने के लिए। बहुत हिंसक आंदोलन होते हैं और दुनिया के तमाम देशों में और अलग अलग समयों में ऐसी चीजें होती रही हैं। लेकिन भारत में हमेशा लोगों के मन में किसी भी मतलब खून खराबे से वो लोग बहुत बचना चाहते हैं। यही कारण रहा कि अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़े देश और इतनी बड़ी आबादी पर शासन करते रहे। लेकिन वही है, सबके बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, सहनशीलता की एक सीमा होती है। जब उस सीमा तक आप पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां से विरोध होता है। वही स्थिति है। नेहरू जी कह रहे हैं, इसके बारे में आक्षेप, आलोचना और सफाई के रूप में बहुत कुछ लिखा जा चुका और बहुत सफाई दी जा चुकी है। फिर भी इस लेखन में से असली बात गायब है, क्योंकि उनमें से एक ऐसी चीज जो केवल राजनीतिक पहलू से देखा गया है, जो राजनीति से कहीं अधिक गहरी थी, इन सब के पीछे वो तीव्र भावना बच रही थी कि चाहे कुछ हो जाए, यह राज्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इतिहास में लिखता है जो कांग्रेस का ये किया धरा था, नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल के नेतृत्व में ये विरोध हुआ था। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उन लोगों के आह्वान पे कुछ लोग जो उनके मानने वाले थे, कुछ उनके अनुयायी थे या कहिए उस पार्टी से जुड़े हुए थे, वो लोग विरोध करने आते, जैसे आजकल होता है। अगर कहीं किसी चीज का विरोध करना है तो अगर इस पार्टी साथ है तो वो पार्टी खिलाफ रहेगी, ये पार्टी विरोध करेगी तो बाकी लोग शांत रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो जिसमें सारे के सारे लोग एक साथ आ जाएं, तो ये नहीं माना जाएगा किसी कहने पे, ये माना जाएगा कि सबके मन में। तो ये जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उसमें पूरे पूरे देश की जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, सभी सड़कों पे आ गए। तो ये बात नेहरू जी कहना चाहते हैं, कोई राजनीतिक मामला नहीं था, ये सबके मन की बात थी, ये सबके मन की चीज थी जो उभर के उस आंदोलन का रूप ली। अब उस आंदोलन जब हुआ तो भाई अंग्रेज तो तब तक काफी मजबूत हो गए थे, उन्होंने सारी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो उन्होंने उसका बड़ा ही निर्ममता से दमन किया। पहले तो इन लोगों की गिरफ्तारियां कर दी ताकि इंटरनेशनल जो मीडिया है या जो दुनिया की निगाह है उसमें इस तरीके का मैसेज न जाए।
और बाकी जो आम जनता थी, देखिए ज्यों ही बड़े लोग गिरफ्तार हुए तो जो बीच छोटे या मध्यम दर्जे कद के नेता थे उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया। तो पहले तो अंग्रेजों ने चीज़ों को सामान्य तरीके से, लेकिन कई जगह विरोध का स्वरूप अलग हो गया, हिंसक हो गया, और लोगों ने अंग्रेजों का झंडा उठा के फेंक दिया। भारत का जो उस समय तिरंगा था झंडा, उसको लगा दिया जिसमें चरखा लगा रहता था। और थानों से पुलिस को, मतलब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि अंग्रेजों की मजबूरी हो गई, या तो फिर वो बैकफुट पे जाएं, तो वैसी स्थिति तो थी नहीं, इतने कमजोर वो नहीं थे। तो उन्होंने वही जिस भले एक निहत्थे लोग हों चाहे बैठे हों सड़कों पे, उन पे उन्होंने बलपूर्वक उस आंदोलन का दमन करने का प्रयास शुरू किया। देखिए ये कैसे शुरू हुआ, जब उनके नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद होने वाले गोलीकांड ने जनता क्रोध को भड़का दिया और इतने खुद उत्तेजित थे कि चुप नहीं बैठ सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया, लेकिन उन्होंने जो भी निर्देश दिए वे काफी नहीं थे। अपने मूल रूप में यह एक सहज जन आंदोलन था। यानी लोग अगर समझाएं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो कहीं लोग हिंसा पे उतर आए, मतलब किसी के समझने समझाने का बहुत फर्क नहीं रह गया। अब लोगों के मन में आ गया कि चाहे जो भी हो जाए, अब हम लोगों को ये अंग्रेजी राज्य बर्दाश्त नहीं है। और पढ़ने वाले युवा, विद्यार्थी सभी इसमें आगे आ गए। नेहरू जी कह रहे हैं कि 1857 के गदर के बाद, जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद देखेंगे तो ये उसके बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था। अंतर क्या था कि उसमें सशस्त्र आंदोलन हुआ था, इसमें निहत्थे लोग थे। और वहां पे भाई जैसे झांसी की रानी लड़ रही हैं, तो इधर भी तीर तलवार है, अंग्रेजों की तरफ से भी है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि अंग्रेजों के हाथ में हथियार थे, बंदूक थी, और इधर के लोग क्या थे, निहत्थे थे। मतलब उनकी जो घृणा की भावना थी, वो अपना उससे प्रकट हो रही थी कि वो मरने से भी पीछे नहीं हटने को तैयार थे। नेहरू जी यहाँ लिख रहे हैं कि सन 1942 में दंगों में पुलिस और सेना गोलीबारी में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या के अनुमानित सरकारी आंकड़े मतलब जो अंग्रेज बताते, जो अंग्रेजों ने जारी किए, कि 1028 लोग मरे और करीब 3200 लोग घायल हुए। अब ये देखिए, ये सरकारी आंकड़ा है। जनता क्या कहती है कि कम से कम 25,000 लोग मारे गए। नेहरू जी कहते ये भी ज्यादा है, कुल मिला के कम से कम 10,000 लोगों। अब सोच लीजिए कि उस समय देश की आबादी के हिसाब से देखा जाए, और कि एक उस आंदोलन में अगर 10,000 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, तो कितना बड़ा और किस तरीके का आक्रोश रहा होगा। कि लोग अपने, मतलब एक तरफ लोग मर रहे हैं, लेकिन पीछे लोग भाग नहीं रहे हैं, लगातार आगे आ रहे हैं। यह असाधारण बात थी कि कैसे बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया, और उन पे दोबारा कब्जा पाने में अंग्रेजों को कई कई दिन, हफ्ते लग गए। ऐसा विशेष रूप से बिहार में, बंगाल के मिदनापुर जिले में और संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिलों में हुआ। यह बात ध्यान देने की, एक संयुक्त प्रांत का मतलब होता है यूपी एमपी का कंबाइंड, कि बलिया जिले में, बलिया ने सबसे पहले अपने को आजाद घोषित कर दिया था। भीड़ के खिलाफ शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुंचाने की कोई गंभीर शिकायत नहीं है। मतलब कि वहां पे हमेशा से विरोध का स्वर ज्यादा प्रबल रहा बलिया में, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कुछ वहां पे उस तरीके से नहीं हुआ। मतलब ये जो टॉपिक हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि 1942 की जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके पीछे के कारण क्या थे, और जब वो आंदोलन हुआ तो कितना तीव्र था, उसकी तीव्रता और मतलब तीव्रता का एहसास आप इसी से लगा सकते हैं कि सभी लोगों की गिरफ्तारियां हो जाने के बाद भी, इतने लोगों के मारे के जाने के बाद भी वो आंदोलन रुक नहीं रहा था। अब आगे देखते हैं। ये उसी समय की, उसी दौर की बड़ी घटना, जो उस समय देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल भारत में पहले भी पड़ते रहे, भयंकर भयंकर अकाल पड़ते रहे। ऐसा अकाल पड़ता रहा जैसे कि आदमी, मतलब उस विकट स्थिति की परिकल्पना भी आज नहीं की जा सकती कि लोग मतलब पशु पक्षियों से भी दर्दनाक मौत को पाए, पानी की तलाश में दौड़ते दौड़ते लोग मर गए, उनके सामने उनके बच्चे, मतलब बहुत ही भयानक स्थिति। लेकिन वो थोड़ा पहले समय की बात थी, ये उस समय की बात है। इसमें सबसे जो बुरा चीज निकल के आया कि अंग्रेजों ने बिल्कुल भी उसको रोकने करने का जो मतलब एक सरकार वो थे, एक तरीके से पूरा कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनकी जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी, क्योंकि वो यहाँ से टैक्स वसूलते थे। लेकिन उस सब के बावजूद भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे भारत एकदम टूट गया।
नेहरू जी लिखते हैं कि भारत बहुत बीमार था तन और मन दोनों से, जबकि लड़ाई में कुछ लोग बहुत फूले फले थे। दूसरों पर बोझ चरम सीमा तक पहुंच गया था और इसकी भयानक स्मृति दिलाने के लिए अकाल पड़ा। दूर दूर तक विस्तृत अकाल पड़ा, जिसका प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पड़ा। ब्रिटिश शासन के पिछले 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा और विनाशकारी था। इसकी तुलना 1766 और 1770 के दौरान बंगाल और बिहार के उन भयंकर अकालों से की जा सकती है जो ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरंभिक परिणाम थे। इसके बाद महामारी फैली, विशेषकर हैजा और मलेरिया, वो दूसरे सूबों में भी फैल गई और आज भी हजारों की संख्या में लोग उसके शिकार हो रहे हैं। बच्चों, बाढ़ हो चाहे सूखा हो, जब ये चीजें समाप्त होती हैं तो उसके बाद भयंकर रूप से बीमारियां फैलती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आया, तमाम लोग मर गए, पानी फिर उतर गया, तो जो लोग जानवर हों चाहे आदमी हो जो मर गए, फिर उनके शरीर से सड़ने से जो तमाम प्रकार की मतलब बैक्टीरिया फैलती हैं, उससे जो जीवित बचे लोग हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं। अब मान लीजिए सूखा पड़ा, चारों तरफ जानवर मर गए, आदमी मर गया, फिर पानी बरसा, पानी आ गया, तो फिर वो सारी चीजें उस स्थिति को और ज्यादा भयंकर बना देती हैं। इस अकाल ने ऊपर से थोड़े लोगों को खुशहाली के झीने आवरण के नीचे भारत की जो तस्वीर उसे उखाड़ कर रख दिया। तस्वीर ब्रिटिश शासन के बदहाली और बदसूरती की तस्वीर थी। यानी वो कुछ लोग जो ब्रिटिश शासन को अच्छा मानते थे, या दुनिया में ब्रिटिश शासन जिस तरीके से अपने को दिखाती थी कि वो भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है, ये जो झूठ का पर्दा था उस घटना ने एकदम से उघाड़ कर रख दिया। लोगों ने देख लिया कि भारत में कितनी भयानक स्थिति है। दूसरी जो दुख की सबसे बड़ी बात है वो यह है कि जब यह सब घटित हो रहा था और कलकत्ता की सड़कों पर लाशें बिछी थी, कलकत्ता के ऊपरी तबके के 10,000 लोगों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। नाच गाने और दावतों में विलासिता का प्रदर्शन हो रहा था और जीवन उल्लास से भरा था। ये 10,000 लोग जिनकी बात की जा रही है, अंग्रेज और उनके फैमिली के लोग हैं, जो उसी बंगाल के अंदर जहाँ कलकत्ता में वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे और क्लब और पार्टी और शराब पी रहे थे, उसी बंगाल के कलकत्ता के सड़कों पे लोग गांव से भाग के शहर की ओर आ रहे थे कि यहाँ जीने पानी कुछ मिल जाएगा, और वहां पे दौड़ते दौड़ते लोग सड़कों पे गिर के मरने लगे। लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेगी। वो अपना उसी मतलब इतना विभत्स दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया। नेहरू जी कहते हैं कि भारत को हमेशा से अंतर विरोधों का देश कहा गया है। क्यों अंतर विरोधों का? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी मिलती है। यहाँ कुछ बहुत धनवान लोग मिलते हैं तो कुछ लोग मतलब यहाँ पे देखिए तो एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी, आज के डेट की मैं बात करूँ तो एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी भी हमारे इसी देश में मिलेगा, जैसे मुकेश अंबानी हुए। और अगर आप गरीबी की स्थिति देखना चाहते हैं तो आपको आज भी बिहार हुआ, यूपी हुआ, चाहे उड़ीसा, कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो गरीबी भी इतनी मिलेगी कि दुनिया के किसी हिस्से में आपको वो देखने को नहीं मिलेगी। प्राकृतिक विविधता हो, चाहे भाषाई विविधता हो, चाहे खान पान की विविधता हो, चाहे रहन सहन की विविधता हो, इतनी विविधता जो इस देश में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। कश्मीर की वातावरण को आप देख लीजिए, वहाँ के लोगों का रहन सहन देख लीजिए, और आप तमिलनाडु का देख लीजिए। तमिलनाडु में आप दिसंबर में भी जाएंगे तो आप टी शर्ट पहन के घूम सकते हैं, और कश्मीर में आप चले जाएंगे तो जून में भी आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो ये जो अंतर है, तो ये जो प्राकृतिक अंतर है, वो सामाजिक अंतर में भी वो चीजें आपको देखी जाएंगी कि यहाँ बड़ा अजीब स्थिति है। लेकिन कह रहे हैं ये जो अंतर है हमारे सामाजिक ताने बाने का, गरीब और अमीर का, जो अंतर 1943 के उत्तर बाद मतलब 1943-44 के समय में जो उस अकाल के वजह से कलकत्ता में दिखाई दिया, जो बंगाल में दिखाई देगा, वैसा कहीं मतलब एक तरफ ऐसा भी अंतर सामाजिक नहीं। जैसे देखिए, अमीर आदमी गाड़ी मोटर से चलता है, अच्छा खाना खाता है और ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। गरीब आदमी क्या करता है? अपना नमक रोटी खाता है, अपनी झोपड़ी में रहता है, ठंडा पानी पीता है, उसका जीवन वैसे चल रहा है। दोनों लोग अपने अपने तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां देखिए कि अगर ऐसा स्थिति हो जाए कि एक तरफ लोग बड़े ऐसो आराम में जी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग मतलब एकदम बेमौत की मौत मर रहे हैं, ऐसा भी अंतर नहीं होना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है इस अंतर को पाटने की? ये जिम्मेदारी है सरकार की। आज आप देखते हैं सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाएं लाती है गरीबों के लिए, चाहे उनके लिए मकान बनाने का हो, शौचालय बनाने का हो, सड़क बनाने का हो, या तमाम चीज़ों में सब्सिडी देने का हो। ये चीज़ें किस लिए की जाती हैं? या आरक्षण देने का जो मामला है नौकरी में, पढ़ाई में, ये क्यों है? क्योंकि जो गरीब और अमीर है, जो तबका है, वो बराबरी पे आए।
सरकार का ये प्रयास होता है, चाहे आरक्षण के माध्यम से, चाहे सुविधाओं के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से, चाहे और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। लेकिन अंग्रेजों को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। एक तरफ उनकी जिंदगी ऐसी थी जैसे कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, दूसरी तरफ इतना भयानक स्थिति से हमारा देश गुजर रहा था। भारत में ब्रिटिश शासन पर बंगाल की भयंकर बर्बादी और उड़ीसा, मालाबार एवं दूसरे स्थानों पर पड़ने वाले अकाल ने आखिरी फैसला दे दिया। पर वे जब जाएंगे तो वे क्या छोड़ेंगे? अब बताइए कि अगर ऐसी स्थिति में अंग्रेज चले भी गए तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी? एक बीमार टूटा हुआ देश कैसे खड़ा होगा? कह रहे हैं कि 3 वर्ष पहले मृत्युशैया पर पड़े टैगोर के सामने यह चित्र उभरा था। देखिए क्या लाइन है, लेकिन वे कैसा भारत छोड़ेंगे, कितनी नग्न दुर्गति। अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी तो अपने पीछे कितना कीचड़ और कचरा छोड़ेंगे। यानी जब वो इस देश को छोड़ के जाएंगे भी तो इस देश को खड़ा करने में कितना समय लगेगा, ये देश कैसे खड़ा होगा। यानी जाते जाते वो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के रूप में ये चीज आई, कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदा तो भाई ठीक है वो आ सकती है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी आज के समय में क्या सूखा नहीं पड़ता है? पड़ता है। अभी हाल के 2 साल पहले महाराष्ट्र में सूखा पड़ा, या बिहार में और असम में बाढ़ आते रहते हैं। लेकिन क्या इतनी भयानक स्थिति होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार उसके लिए पहले से तत्पर रहती है, राहत कार्यों के लिए। लेकिन वहां पे क्या है कि बस उनको पैसा चाहिए, और जब वो सारा कुछ लेके चले जाएंगे तो भारत कैसे फिर से खड़ा होगा? क्या उनके 200 वर्षों के शासन का यही नतीजा है जो वो देख रहे हैं? लेकिन ठीक है, जो होगा होगा। ये टॉपिक देखते हैं, भारत की सजीव सामर्थ्य। अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृति अपना कायाकल्प करती है और कल की लड़ाई के मैदान में को आज फूलों और हरी घास से ढक लेती है। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है, वह कहानियों और यादों से निर्मित अतीत में बसता है। यह वर्तमान इससे पहले कि हमें उसका बोध हो अतीत में खिसक जाता है। आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। कमजोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं और हटा दिए जाते हैं, लेकिन बाकी लोग मसाल को आगे ले चलते हैं और आने वाले कल के मार्गदर्शकों को सौंप देते हैं। ये कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन प्रकृति अपना कायाकल्प करती है। जहां एक समय युद्ध और खून बहा रहता है, वहां कुछ समय बाद हरी घास और फूल उगाते हैं। आप देखते हैं बच्चों, जब कभी आप कहीं घूमने जाइए तो एक समय जिस तोप को देख कर जाए, बहुत सारे पार्क में या बहुत सारे किले में देखेंगे तो तोप लगा रहता है, लोग देखते हैं घूमने जाते हैं तो एक समय वही तोप देख के लोगों की रूह कांप जाती थी, उस तोप को देखकर जब वो चलती थी। तो आज के समय में क्या है कि छोटे बच्चे उछल के उसके ऊपर बैठ जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं, और जहां से वो गोला निकलता था, जो उसका बैरल होता था, जो आग की तरह जलता रहता था, उसमें चिड़िया अपना घोंसला लगा लेती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि समय के साथ चीजें बदलती है, और स्मृति का बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज ही हम समाचार पत्रों में इतनी मतलब कैसी दुर्घटनाएं और तमाम बुरी खबरें पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ ही फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। कल जिस जगह बम विस्फोट हुआ रहता है, वो अगले ही दिन वहां पे लोग आना जाना और काम करना शुरू कर देते हैं। और जो लोग कम, वही नेहरू जी कह रहे हैं, जो लोग कमजोर होते हैं वो परिस्थितियों को आगे समर्पण कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जीवंतता की मसाल को, देश के आगे ले जाने वाले मसाल को अपने आने वाली पीढ़ी को दे देते हैं। इसी से समाज चलता है, इसी से देश चलता है। किसी घटना के बाद रुक जाने से कुछ नहीं होता है। घरों में मृत्यु होती है किसी की, चाहे सामान्य रूप से हो चाहे घटना दुर्घटना से हो। आप देखते हैं कुछ समय के लिए घर में कोहराम सा मच जाता है, लगता है सारा जीवन रुक गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो धीरे धीरे घर में लोगों का शादी विवाह और तमाम चीजें होने लगती, लोग फिर से हंसने बोलने लगते हैं। यही वो चीज है। तो इसी के तरीके से आगे बढ़ना है, नेहरू जी ऐसा कह रहे हैं। और अंत में उपसंहार। उपसंहार में हम लोग पूरा नेहरू जी बता रहे हैं, इस पूरे जो उन्होंने, चाहे इस ऐतिहासिक घटनाक्रम की बात हो चाहे इस पुस्तक की बात हो, सारा का सारा निचोड़ अब इस टॉपिक में हम देखेंगे। भारत की खोज, मैंने क्या खोजा क्या पाया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह नेहरू जी ने लगाया है। भाई आखिरी में ऐसा उनके मन में आया कि भाई जो उन्होंने किया, क्या खोजा क्या पाया, ये उनके मन में सवाल उठ रहा है। यह कल्पना करना कि मैं उसका पर्दा हटा करके देख सकूंगा कि वो अपने वर्तमान रूप में क्या है और उसका लंबा अतीत क्या रहा होगा, मेरी अनधिकार चेष्टा थी। यानी नेहरू जी शुरू में भी ये स्वीकार करते हैं और अंत में भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि इतने बड़े देश, इतनी विविधता वाले देश, जिसकी सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत इतनी विविधतापूर्ण, इतनी
विस्तृत रही है, उसके बारे में कुछ एक पुस्तक में लिख पाना संभव नहीं है। लेकिन मेरा मतलब मैं उसका अधिकारी भी नहीं हूँ, अधिकारी के मतलब मैं बहुत बड़ा उसका एक विद्वान भी नहीं हूँ इतिहास का। नेहरू जी ये शुरू में भी कहते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की। मतलब वो हम लोगों पे छोड़ते हैं, पाठकों पे छोड़ते हैं कि वो निर्णय करें कि उन्होंने जो लिखा वो कितना अच्छा लिखा। भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है, उसकी विभिन्नता और सांस्कृतिक एकता है। वह एक वृद्धों का ऐसा पुंज है जो मजबूत और अदृश्य सूत्रों से बंधा है। वृद्धों का सामंजस्य पुंज का मतलब, जैसे मैंने बताया ना, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, असम से लेकर गुजरात तक, यहाँ पे बड़ी विविधता है, फिर भी ये देश एक है। बार बार आक्रमणों के बावजूद उसकी आत्मा कभी नहीं जीती जा सकी। यानी देखिए, जो परंपराएं, रीति रिवाज, इतनी सारी चीजें, तमाम सभ्यताएं समय के साथ नष्ट हो गई, लेकिन हमारे देश की सभ्यता नष्ट नहीं हुई, क्योंकि इसने हर एक परिस्थिति में अपने को बचा के रखा। आज जब भी वह एक अहंकारी विजेता खिलौना मालूम होता है, यानी अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, वह अपराजेय है। यानी उन्होंने भले हमको राजनीतिक रूप से गुलाम बना लिया, लेकिन भारत की आत्मा फिर भी जीती रही, और उससे हम उबर के निकले, अपने को खड़ा किए। एक युग के बाद दूसरे युग में उसने महान स्त्री पुरुषों को जन्म दिया। ये वास्तविकता है कि भारत में जितने महापुरुषों ने जन्म लिया, दुनिया की किसी धरती पे नहीं लिया। चाहे वो धर्म की बात की जाए तो गुरु नानक से लेके, महात्मा बुद्ध से लेके, महावीर स्वामी तक, जिन्होंने तीन बड़े धर्मों को जो दुनिया में फैली हुई हैं उनको जन्म दिया। चाहे शाश्वत हिंदू धर्म की बात हो, तो चाहे आधुनिक विद्वानों में विवेकानंद से लेके दयानंद सरस्वती, से लेके आपके बड़े बड़े राजनेताओं में गांधी जी, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए, बड़े क्रांतिकारियों में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए, चाहे बड़े विद्वानों और वैज्ञानिकों की बात की जाए, समाज सेवियों की बात की जाए, भारत में ये चीजें अपने आप में गर्व करने के लिए बहुत है। चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए, जो पुरानी परंपरा को लेकर चले, उसे बदलते हुए समय के अनुरूप ढालते भी रहे हैं। उस महान परंपरा में रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, जो आधुनिक युग की प्रकृति और प्रवृत्तियों से सरोबार थे, लेकिन उनकी नींव भारत के अतीत में थी। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वो लोग आधुनिकता और प्राचीनता दोनों के समन्वय केंद्र में थे। कहने का मतलब वो नए और पुराने के एक मेल थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ आधुनिकता की बात करते और परंपरा को छोड़ देते, या परंपरा से चिपटे रहते और बदलती दुनिया को नहीं देखते। उन्होंने दोनों तरफ अपनी निगाहें बना के रखी। ऐसा लगता है जैसे पुराना जादू अब टूट रहा है और वह चारों ओर देखता हुआ वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहा है। उसमें परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन जरूरी, यानी समय के साथ बदलाव जरूरी है। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। फिर भी वो पुराना सम्मोहन बना रहेगा और उसकी जनता के हृदयों में बांधे रखेगा। यानी हम फिर भी बहुत सारी चीजों में अपने परंपरा से जुड़े रहेंगे, ये बात कह रहे हैं। आगे देखिए, हमें भारत में अतीत और सुदूर की खोज में देश के बाहर नहीं जाना है। हमारे अपने पास उसकी बहुतायत है। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो केवल वर्तमान की तलाश में, यह तलाश जरूरी है, क्योंकि उससे अलग रहने का अर्थ है पिछड़ापन और क्षय। यानी अगर हम अपने परंपराओं, रीति रिवाजों और अपने ही हिसाब किताब से जीवन जीते रहेंगे, तो दुनिया जिस गति से बदल रही, यानी जो औद्योगिकीकरण हुआ, या नए नए खोज या नए नए परिवर्तन हुए, जैसे भाई हम लोग अगर कंप्यूटर को नहीं स्वीकार करते, कंप्यूटर का आविष्कार तो हमारे देश में नहीं हुआ था, तो क्या हम दुनिया से तालमेल बैठा पाते? नहीं। तो हमको अपने जीवन शैली में अपने परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषा, रहन सहन, खान पान, इन सबको तो स्वीकार करना ही है, यानी अपने रीतियों और परंपराओं से अलग नहीं होना है। लेकिन दुनिया के साथ तालमेल बैठाने के लिए, दुनिया के साथ चलने के लिए हमको बदलते हुए परिदृश्य को देखना है, और हमको नई नई चीजें भी सीखनी है। तभी जाके हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी सही पहचान बना पाएंगे। यही कह रहे हैं नेहरू जी, उनसे सीखना है, उन्हें समझना है, लेकिन सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता कोई ऐसी हवाई चीज नहीं जिसकी न कोई बुनियाद हो न लंगरगाह। उसे राष्ट्रीय संस्कृतियों से बाहर निकलना है, और आज वह स्वतंत्रता, समानता और सच्ची अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर ही उन्नति कर सकता है। जो पूरी दुनिया के साथ तालमेल बैठा के चलेगा वही प्रगति करेगा, नेहरू जी ऐसा बता रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि हम किसी मामूली देश के नागरिक नहीं हैं। हमें जन्मभूमि पर, अपने देशवासियों पर, अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। यह गर्व किसी ऐसे रोमांचक अतीत के लिए नहीं होना चाहिए जिसे हम चिपटे रहना चाहते हैं। नहीं, अपने ढंग के भिन्न औरों के ढंग को समझने में इससे कोई कठिनाई होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमजोरियों और असफलताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए, और न ही उससे छुटकारा पाने की हमारी इच्छा कुंठित होनी चाहिए। इससे पहले कि हम मानवीय सभ्यता की प्रगति की गाड़ी में औरों के साथ अपनी सही जगह ले सकें, हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। देखिए, वही बात है कि कह रहे हैं कि देखिए, हमको अपने जो बीता हुआ समय उसको नहीं भूलना है।
जो गलतियां हमने की जिससे हमारी आज ये स्थिति, उसको हमको नहीं भूलना है और न ही अपने उन परंपराओं को छोड़ना है, लेकिन हमको दुनिया के साथ तालमेल बैठाना है। कह रहे हैं कि हम दुनिया के साथ, मतलब जो दुनिया जिस पटरी से जा रही है, जिस रास्ते से आगे बढ़ रही है, अभी उस रास्ते तक पहुंचने में हमें लंबा सफर तय करना है। तब जाके हम उनके साथ आगे बढ़ पाएंगे। मतलब अंग्रेजों ने जो हमारी स्थिति छोड़ी है, उससे हमको वास्तव में दुनिया की बराबरी करने में या दुनिया के साथ आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं, बड़ा हमें लंबा संघर्ष करना होगा। हमें जल्दी करनी है क्योंकि हमारे पास समय सीमित है और दुनिया की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। अतीत में भारत दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करके उन्हें आत्मसात कर लेता था। आज इस बात की कहीं अधिक आवश्यकता है क्योंकि हम भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृतियां मानव जाति की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएगी। जहाँ हमें भी समझदारी, ज्ञान, मित्रता और सहयोग मिलेगा, हम वहीं उसकी तलाश करेंगे और हम सामूहिक कामों में सबके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन हम दूसरों की कृपा और सहारे के प्रार्थी नहीं हैं। इस तरह हम सच्चे भारतीय और एशियाई होंगे, साथ ही अच्छे अंतर्राष्ट्रीयतावादी और विश्व नागरिक होंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने को आगे बढ़ने के लिए, आज हम देखते हैं दुनिया के कई सारे देश, जैसे हमारे बगल में ही पाकिस्तान है, वो चीन पे इतना आश्रित है कि वो एक तरीके से समझ लीजिए कि चीन का उपनिवेश हो गया है। तो हमको अपने को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे की मदद मांग, मतलब एक तरीके से अंग्रेजों के गुलामी से छूटे तो दूसरे की गुलामी में पड़ जाए, ऐसा नहीं है। हमें लोगों से सहयोग लेना है, लेकिन वो बराबरी का सहयोग होना चाहिए। हम धीरे धीरे उठेंगे लेकिन अपने तरीके से उठेंगे, ये कहना है। ऐसा नहीं कि फिर हम अंग्रेजों से छूटे तो अमेरिका या किसी और ऐसे ताकतवर देश के अधीन हो जाए। वही हुआ कि आज हम देखिए दुनिया के साथ हमारा तालमेल है और हम हर एक, कोई हमको कुछ मदद करता है तो कुछ आयात और निर्यात का जो संबंध है या जो सहयोग का संबंध है वो बराबरी का है। ये तभी हम एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीयतावादी और विश्व नागरिक बनेंगे। ये इस पूरा अंत में निचोड़ है नेहरू जी का, कि किस तरीके से हम अपनी भूमिका विश्व के सामने बनाएंगे जो बदलता हुआ परिदृश्य है, यानी जब ये देश आज़ाद होगा तो कैसी स्थितियां होंगी और उस दुनिया के बीच में भारत की क्या भूमिका होगी, हम किस तरीके से, हम एक बराबरी की भूमिका, और जहां हमको सहयोग मिलेगा। ऐसा नहीं जैसे उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति थी, दुनिया दो धड़ों में बट गया था। एक तरफ जैसे जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, उधर अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, इस तरीके से हमको किसी के साथ नहीं। इसीलिए बाद में नेहरू जी ने जब सत्ता संभाली तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की और गुटनिरपेक्ष दलों का एक समूह बनाया जो किसी तरफ नहीं रहेंगे, वो अपने हिसाब से अपने को बढ़ाएंगे। और बराबरी का होगा कि आप हमको अगर कोई तकनीक की सहायता करते हैं तो हम भी आपको जो भी हमारे यहाँ उत्पादन होता है हम उसकी सहायता करेंगे। हम, मतलब वही है कि हम अगर ज़्यादा किसी का सहयोग लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वैसे ही लाभ लेने लगेगा जैसे एक समय अंग्रेज लेने लगे थे। और जब तक हम बराबरी और पूरी दुनिया को एक साथ एक नज़र से, यानी उन पुरानी चीज़ों को जो बहुत कुछ गलत सही हुआ उनको छोड़ते हुए, हम अपने संस्कारों से आगे बढ़ते हुए, तकनीकों को स्वीकार करते हुए जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इस बदलते हुए परिदृश्य में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते। हमको स्वीकार करना पड़ेगा उन परिवर्तनों को जिसको, जो दुनिया में हो रहे हैं, और अपनी परंपराओं को भी जिंदा रखना है और आधुनिकता को भी सीखना है। तभी जाके इस विश्व में हम अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे। ये पूरा निष्कर्ष है, ये पूरा निचोड़ है इस पूरे पुस्तक का, इस पाठ का, जो नेहरू जी भारत की खोज के माध्यम से कहना चाहते हैं। तमाम चीज़ें हैं जो इस पाठ के बारे में बहुत लंबा उन्होंने लिया है एरिया, बहुत लंबा दौर लिया है इस पुस्तक में उन्होंने। जितनी बातें की जाए कम है। हम तमाम संदर्भों को अलग अलग जगहों पे देख सकते हैं जो हमको लगे कि यहाँ कम जानकारी दी गई है, और तमाम घटनाक्रम है जिसको नेहरू जी ने बहुत तेज़ी से उसको समेटा है, क्योंकि एक एक चीज़ पे लिखने जाए तो ऐसी कई कई पुस्तकें बन जाएंगी। तो हम अपनी समझदारी से अपने रिसोर्स के माध्यम से उन चीज़ों को देखेंगे, और ताकि हम अपने तरीके से भी चीज़ों को समझें। लेकिन हम फिर भी अपने आप को भाग्यवान समझें कि एक पुस्तक के माध्यम से इतिहास की शुरुआत से लेकर भारत की आज़ादी तक नेहरू जी ने किस प्रकार से इस चीज़ को समेटा है, और अंत में हमें अपनी भूमिका के बारे में भी बताया है। इस पाठ में इतना ही। और भी चीज़ों के लिए हम ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।